तो आज थ्योरम्स पहले प्रूफ करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि फंडामेंटल डेरिवेशन लास्ट क्लास में कर चुके थे काफी। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट रिटन है यहाँ पर। और फिगर को ध्यान से देखोगे तो हमने ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर डिस्क बनाया। सॉरी, गुड इवनिंग। जो डिस्क है बनाया तो डिस्क है, बट ये किसी भी टाइप के बॉडी के लिए वैलिड है। मतलब ये मत समझना कि सिर्फ डिस्क के लिए होगा, वो तो फिगर बनाने के लिए है। तो इसमें दो एक्सिस अगर आप देख सकते हो, तो एक एक्सिस हम लोगों ने वाया सेंटर ऑफ मास कंसिडर करी हुई है, और एक एक्सिस हमने किसी रैंडम पॉइंट से कंसिडर करी है, पॉइंट पी से। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है, उसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको आई सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो उसके पैरेलल में अदर एक्सिस लिखा है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। तो इन दो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में एक रिलेशन है, जिसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जा रहा है यहाँ पर। मैथमेटिकली अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हो, तो मैथमेटिकली ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास m इंटू डी स्क्वायर करके। ये इसका टोटल स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। और अगर इसका प्रूफ चाहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो प्रूफ के लिए ये है, बिकॉज प्रूफ स्कूल में हो सकता हो आज। तो इसमें हम लोगों ने एक डीएम एलिमेंट चूज किया है, और ये मानते हैं कि ये जो डीएम एलिमेंट है डिस्क के ऊपर, ये सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस आर सी है। आर सी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस आर पी है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी आर पी, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास आर सी। और आर सी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, आर सी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, इस एंगल को फिलहाल हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। जो आर सी का एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इस एंगल को थीटा डिनोट कर दे। अब अगर हम जो डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो डेफिनेशन तो ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन या इंटीग्रेशन, जैसे भी लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ जो डीएम मास लिया वो इनटू आर स्क्वायर। ये डेफिनेशन कहती है। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पी वाले के लिए निकालना होगा, तो इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और इनटू आर स्क्वायर, जिसमें यहाँ पर जो आर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम एक्सिस को पॉइंट पी से कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर पी का स्क्वायर रखेंगे। और हम यहाँ पर ये भी मान के चल रहे हैं कि पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी के इक्वल है। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक मैथ्स के ट्रायंगल में एक रूल होता है, ट्रायंगल के अंदर एक कोसाइन रूल करके होता है, ट्रायंगल्स का कोसाइन रूल। अब तो काफी हद तक पढ़ लिया होगा, पहले भले ना पढ़ा हो, लेकिन अभी इसका आइडिया हो गया होगा ट्रायंगल का कोसाइन रूल क्या होता है। और इसमें हम जो ट्रायंगल चूज करेंगे, उसका एक पॉइंट पी वाला ले रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, और एक डीएम वाला पॉइंट। मतलब जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उस ट्रायंगल का एक साइड हमारे लिए आरपी है, एक साइड हमारा पॉइंट पी और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस डी है, और तीसरी साइड उसकी डीएम और सेंटर ऑफ मास को जो मिलाया गया है आरसी है। और कितना एंगल बन रहा होगा इसके अंदर की साइड पर, अगर आप नोटिस करो, आरसी और डी के अंदर वाली साइड पर हम लोगों ने जो थीटा दिखा रखा है, वो आरसी का एक्स एक्सिस के साथ बना रखा है। अगर आरसी और डी के, हाँ, आरसी और डी के बीच अंदर वाला एंगल देखोगे, तो ये इंटरनल एंगल बन रहा होगा 180 माइनस थीटा। तो कोसाइन रूल लगाएंगे ना यहाँ पर, तो कोसाइन रूल लगा करके मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करना। कोसाइन रूल के थ्रू आरपी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी, वो बन जाएगी डीएम इंटू आरपी स्क्वायर को लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस आरसी स्क्वायर प्लस 2d आरसी एंड कॉस ऑफ थीटा। कोसाइन रूल लगाकर निकाल सकते हो। इसको फिर स्प्लिट कर दो, तो ये एक बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू डी स्क्वायर, एक टर्म आ जाएगा। दूसरा टर्म आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आरसी स्क्वायर, और तीसरा टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स, बाहर ले लेंगे इसको, डी भी बाहर हो जाएगा बिकॉज डी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आरसी कॉस थीटा। ये तीसरा टर्म बनेगा यहाँ पर। डेफिनेशन के हिसाब से ये जो डी स्क्वायर है, पहली बात तो इसकी बात करें, ये जो डी स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। सो डी स्क्वायर
और इंटीग्रेट सिर्फ डीएम होगा यहाँ पर, और डीएम जब इंटीग्रेट होगा तो ये बॉडी का टोटल मास कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं टोटल मास m मल्टीप्लाइड बाय द डी स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन जो है डीएम इंटू आर सी स्क्वायर, सेकेंड इंटीग्रेशन है डीएम इंटू आर सी स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है इसी को फॉलो करें। तो डेफिनेशन को हिसाब से फॉलो करें तो ये इंटीग्रेशन डीएम और आरसी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास लिया जा रहा है, तो बाय डेफिनेशन ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन जो भी आएगा ये एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ICOM आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये सेकंड टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म क्या है, तो 2d इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर, आरसी कॉस थीटा क्या है, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन इमेजिन करो कि जो डीएम हमने दिखाया है इसे डीएम से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें, डीएम से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, डीएम से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को हम थोड़ा सा अलग करके भी दिखा देते हैं कि हमने क्या किया है इसमें। एक्चुअली हमारा सिचुएशन ऐसा कुछ है, बिकॉज वो डायग्राम समझने में दिक्कत राइट हो रही है। एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ मतलब बिल्कुल, ये हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है, मैं अलग से दिखा भी दे रहा हूँ, बाकी कुछ लोग को हो सकता है दिक्कत हो रही है। तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, वो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ कहीं पर डीएम था हमारे लिए, ये डिस्टेंस हमारा आरसी था, ये थीटा था, तो हमने डीएम से सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जा रही है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जा रही है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो आरसी कॉस थीटा है ये इस ट्रायंगल का बेस होगा, और वो बेस एक्चुअल में डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा होगा। आरसी कॉस थीटा डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा है। इस पर एग्री कर रहे हो या इसमें समझ आया ये बात? ये आरसी कॉस थीटा जो है वो डीएम के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हुई। बोले भाई? यस सर। ठीक है, जो डीएम है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो यानी ये डीएम मल्टीप्लाइड बाय उस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपको एक और चीज याद दिलाते हैं, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो सेंटर ऑफ मास में कि m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन और डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास, तो ये चीज बाय डेफिनेशन पोजीशन आती है सेंटर ऑफ मास की। सर ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, और m1 x1 प्लस m2 x2 जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी ला सकते हैं। न्यूमरेटर में जो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन, बिकॉज वही चीज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स बन जाती है। यानी कि इसमें अगर हम यहाँ पर मास से डिवाइड कर दें और मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन के बाद ये टोटल वैल्यू देख रहे हो ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इट इज एक्स कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास। बट सेंटर ऑफ मास को तो ओरिजिन माना गया है, तो अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना गया है इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की टोटल वैल्यू जो बनेगी वो इक्वल टू 0 बन जाएगी। 0 बस यही इसका प्रूफ है। एंड दैट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P is equal to moment of inertia about an axis which passes through center of mass and plus total mass m into d square, जिसमें d उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसी को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्लस प्रूफ इसका। ठीक है जी, बोले बढ़े आगे? सर 2 मिनट रुक जाइए। हाँ देख लो, आप देख लो सेंटर ऑफ मास तीसरा टर्म देख लो। तीसरा टर्म जो है वो मैं यहाँ पर उसके लिए लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था पिछले चैप्टर में, तो सेंटर ऑफ मास की भी डेफिनेशन हमने यही दी थी। आप नोटिस करो सेंटर ऑफ मास वाला लेक्चर, उसमें यही कहा गया था कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स, जहां पर हमने बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकालने बताए थे आपको, वहां पर यही डेफिनेशन थी कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक बार उस लेक्चर को देखो आप। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने ओरिजिन पे माना हुआ है तो ये चीजें जीरो हो रही है, बिकॉज COM इज ओरिजिन।
तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो रही है, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोगों ने 0 कर दिया तीसरे टर्म में। अभी क्लियर है कि अभी भी डाउट है? ये लास्ट क्लियर हो गया है ना, ये जी लास्ट लेक्चर में होगा आपका, मतलब लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट चैप्टर में, उसमें ये बताया गया था आपको। मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में ना एक स्टेटमेंट है यार, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से पहले ये एंश्योर करना होता है आपको कि जो दो पैरेलल एक्सिस आप यूज करने जा रहे हो उनमें से एक को सेंटर ऑफ मास से जाना कंपलसरी है। मतलब वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड द अदर वन कैन पास थ्रू एनी अदर पॉइंट, बट एक सेंटर ऑफ मास होना मैंडेटरी कंडीशन है, उसे तभी आप इस थ्योरम को लगा सकते हो। और ये रिमार्क भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, रिमार्क लिख दिया हमने यहाँ पर, रिमेंबर दिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड अनलेस वन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड अनलेस द, मतलब दो कंडीशंस कह सकते हो। कब नहीं लगा सकते? कैन नॉट बी अप्लाइड कब नहीं लगा सकते? अनलेस वन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड द अदर एक्सिसेस आर पैरेलल, मतलब दो कंडीशन से पैरेलल होने चाहिए और एक को सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है अच्छी से? सर जो फॉर्मूला में md स्क्वायर था वो स्मॉल पार्टिकल का मास है कि फुल पार्टिकल का? नहीं, कैपिटल एम ये है, देखो कैपिटल एम कहाँ से आया है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को रिप्लेस किया है कैपिटल एम से, यानी कि कैपिटल एम उस बॉडी का टोटल मास है। जो कैपिटल एम देख रहे हो ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास है। ओके सर। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। पहले दूसरी प्रूविंग कर दे फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक दूसरी थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बारे में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका, और इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। इसको कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पर 3 एक्सिस दिखाई जा रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो हमारा बॉडी है वो कौन सी प्लेन में राई कर रहा है इस टाइम पर? जो फिगर बन रही है उसके हिसाब से बॉडी का प्लेन कौन सा है? YZ है ना, बॉडी इज इन वाई, along the z axis. नहीं प्लेन बच्चा, बॉडी तो 2 डायमेंशन है, YZ YZ प्लेन। क्योंकि यहाँ लेमिनर बॉडी की बात की जा रही है। लेमिनर बॉडी का मतलब होता है पेपर जैसा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट जिसमें सरफेस एरिया आता हो, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एरिया होना चाहिए उसमें, उसको लेमिनर बॉडी कहते हो। पेपर जैसी चीज, पतली सी, 0 थिकनेस की ऑब्जेक्ट। सो बॉडी इज इन द वाईजेड प्लेन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम एक डीएम एलिमेंट चूज कर लेते हैं, इसके अंदर भी एक डीएम एलिमेंट चूज करेंगे और ये मानेंगे कि इस डीएम एलिमेंट के लिए एक डिस्टेंस, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल में जेड डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के पैरेलल में ये वाई डिस्टेंस पे है। तो अब अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो अबाउट द वाई एक्सिस, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। मतलब ये तो डेफिनेशन लिख देते पहले, ये डेफिनेशन है इसकी। अब इसे डेफिनेशन को अगर हम वाई एक्सिस के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस के टाइम पर यहाँ पर डीएम इंटू ये जो आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट वाई एक्सिस वी विल कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड उसका स्क्वायर। मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ इसको, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड उसका स्क्वायर। अब इस फिगर में वाई एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है उसका? Z। हाँ ठीक है, डिस्टेंस वाई एक्सिस से देखा जाए तो ये जो डीएम है इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी जेड स्क्वायर लिखोगे उसको वाई एक्सिस से, यानी डीएम इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब जेड एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो ये डीएम इंटू यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस एंड उसका स्क्वायर। डेफिनेशन ही फॉलो कर रही है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, वो एक्चुअल में वाई कोऑर्डिनेट है। और ऐसे ही जब आई एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। ये जो डायगोनल लेंथ होगी वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आएगी, ये लाइन, ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस।
और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना, जिसको मैं बार बार इन एंड आउट कर रहा हूँ, ये लाइन पे ध्यान से फोकस करिए। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओरिजिन से जिसको डीएम को मिलाओगे, ओरिजिन से डीएम को जब मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है, अगर आप इन तीनों को देखो तो यहीं से एक चीज प्रूफ हो जाती है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जब बॉडी सर वाइजेड प्लेन में है और कोई थिकनेस ऑलमोस्ट नहीं है, तो सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 होगा क्या? नहीं होगा यार, डिस्टेंस एक्स एक्सिस तो बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, मतलब ये जिसको आप एक्स कह रहे हो ये बॉडी की परपेंडिकुलर है। आप इमेजिन करो, आप अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होगे इस टाइम, तो Yes, sir, yes. जो आपके सामने स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है स्क्रीन। Yes, sir. अब जरा इमेजिन करो कि अगर एक लाइन आप स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अपना पेन रख लो, और स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक डॉट बना करके आप दो बताओ कि वो डॉट उस पेन से कितने डिस्टेंस पे होगा। आप अपनी स्क्रीन को हाँ, सर। वाईजेड प्लेन मान लो, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक पेन रख लो, और स्क्रीन के ऊपर कोई डॉट बना हो तो वो डॉट उस पेन से कितने डिस्टेंस पे होगा वो निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा। Yes, sir, yes, sir, समझ गया। Thank you, sir. ठीक है जी। अच्छा, ये आई वाई प्लस आई जेड है, इसके बारे में ध्यान देना कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसमें जो एलएचएस है, एलएचएस यहाँ पर जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और राइट हैंड साइड पर जिन दो को आप ऐड कर रहे हो ये इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन प्लेन। हाँ, ये चीज पहले भी स्कूल वाली क्लासेस में भी डिस्कस की थी मैंने, और फिर से एक बार इसको हाईलाइट करते हैं बिकॉज यहाँ गलतियां होती रहती है। मतलब हम किसी भी दो परपेंडिकुलर को नहीं ऐड कर सकते। मतलब अगर आप ये सोचो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आप आई जेड प्लस आई एक्स इक्वल टू आई वाई लिख देंगे और ये सही हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। बिकॉज बॉडी अगर आपकी वाई जेड प्लेन पे है तो वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एक्स एक्सिस के बराबर जाएगा। हाँ, अगर बॉडी का प्लेन अलग है तो उस हिसाब से ऐड करो, जिस प्लेन में बॉडी होगी उस प्लेन के दोनों एक्सिस को ऐड करना होगा। हाँ जी, बता रहे। और एक और कंडीशन लिखी हुई है यहाँ वर्ड्स में, इसीलिए लिखा है वर्ड्स में पहले से लिखा हुआ, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ बॉडी, वो इक्वल है सम ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी। उसके अलावा भी कंडीशन है, इन तीनों को एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाना चाहिए, और ऑर्थोगोनल सिस्टम मैथमेटिकल टर्म है। ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब होता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। मतलब इन तीनों एक्सिस का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि ओ होना चाहिए, जहां पर इसको आप ऑर्थोगोनल सिस्टम कह सकते हो। ऑर्थोगोनल वर्ड आप मैथ्स में ही पढ़ते होगे अगर 3 डायमेंशन का कोई सिस्टम कभी पढ़ा हो। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच इंटरसेक्ट्स एट द सेम पॉइंट। तो जो दो लाइनें बॉडी की प्लेन में हैं, इन द प्लेन है, उनका समेशन करना होगा और उसको इक्वल करना होगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो बॉडी की प्लेन के परपेंडिकुलर साइड पर जा रहा हो। और ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, इट इज नॉट फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि ये स्फीयर के लिए इंप्लीमेंट नहीं करोगे कभी आप, सिलेंडर के लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोन के लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये सब 3 डायमेंशन है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हो वो 3D ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाओगे कभी। तो पहले एक्सेस थ्योरम में नहीं लगा सकते? नहीं, पैरेलल तो कहीं भी लगाइए। पैरेलल में कोई ऐसे, देखो पैरेलल की 2 ही लिमिटेशंस हैं, दोनों एक्सेस पैरेलल हों और एक को सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, बस ये 2 कंडीशंस हैं इसकी। बॉडी चाहे 2 डायमेंशन की हो चाहे 3 डायमेंशन की हो, लगेगा ये। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर द लैमिनर बॉडीज।
3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगा सकते आप इसमें। 3D ऑब्जेक्ट में आप बॉडी की प्लेन कैसे डिफाइन करोगे? प्लेन ऑफ अ बॉडी डिफाइन कैसे होगा जब बॉडी 3 डायमेंशन में है? तो प्लेन तो 2 डायमेंशन का होता है। ठीक है, ये थ्योरम्स हो गई। अब इसके कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। देखो, पहले एक स्फीयर का एग्जांपल है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास गिवन है और जल्दी जल्दी इसके आंसर बताएंगे। रेडियस गिवन है, तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एग्जांपल्स पे आ जाओ। सेंटर वाला हमने डिराइव किया हुआ है, सेंटर वाला रिजल्ट डिराइव्ड रिजल्ट है प्रीवियस क्लास में, और ये डिराइव हुआ था 2m/5 हाँ जो ये तो डिराइव्ड रिजल्ट है फंडामेंटल। अब इसके अलावा बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो अगर सेंटर के अबाउट 2/5 mr², ये फंडामेंटल रिजल्ट है, किसी थ्योरम से नहीं आने वाला है, ये डेरिवेशन से आता है, फंडामेंटल रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा तुम्हें। बाकी के लिए थ्योरम अप्लाई करो। अब आपको ए पॉइंट के अबाउट चाहिए तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस मास इनटू d², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर के अबाउट 7m²/5 7/5 mr² प्लस m, और सेंटर और ए पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो r का है। रेडियस। हाँ, तो ये रेडियस है 7/5। बस जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्वेश्चन सर। बी पॉइंट के अबाउट निकालना है तब भी ही लगा सकते हो, आई बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर प्लस m इंटू d²। तो अगेन 2/5 mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस सेंटर और बी के बीच में। तो वो शायद हम लिखना भूल गए, ये डिस्टेंस एक्चुअली r/2 है, सेंटर और बी के बीच का डिस्टेंस r/2 दे रखा था, तो ये m इंटू r/2 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या हम कैन वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिटवीन IA एंड IB? नो सर, क्या नो सर, तो सेंटर ऑफ मास से क्योंकि along कोई भी दोनों ही axis सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहे। हाँ, तो कैन वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर? तो आंसर है नहीं। मतलब एक्सिस पैरेलल होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है यार। ऐसे तो आपकी ए वाली एक्सिस और बी वाली एक्सिस भी पैरेलल है, बट इनमें थ्योरम काम नहीं करेगी, क्योंकि थ्योरम के लिए ये जरूरी है कि एक्सिस पैरेलल भी हो और वन एक्सिस सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो एक्सिस थ्रू द पॉइंट ए एंड एक्सिस थ्रू द पॉइंट बी, दे आर पैरेलल, मतलब एक कंडीशन मीट कर रही है, बट दूसरी कंडीशन मीट नहीं हो रही है कि इनमें से कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं जा रही, तो इनमें थ्योरम काम नहीं कर सकती कभी। लैमिना का, रेक्टेंगुलर लैमिना, फटाफट इसमें पांच केसेस बना रखे हमने, जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि ये जो एक्सिस 1 आप देख रहे हो, एक्सिस 1 ये प्रीवियस क्लास में डिराइव्ड है, ml²/12। हाँ, L के परपेंडिकुलर, तो ये ml²/12। मैं पहले बता दूं आपको, ये आपका बेसिक रिजल्ट है, मतलब फंडामेंटल रिजल्ट है, डिराइव्ड रिजल्ट जिसको बोलते हैं। और एक्सिस 2 के अबाउट ये mb²/12 होता है, विच इज अगेन अ बेसिक रिजल्ट। इसके बाद जो पूछे गए हैं ना, वो आपके वो थ्योरम्स लगाओ। तो वन और फोर्थ वाली एक्सिस कहाँ पे है? कौन सी बच्चे? फोर्थ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एक्सिस जो है? फोर्थ वाली एक्सिस लगभग कॉर्नर से जा रही है, ऑलमोस्ट कॉर्नर पे है ये, कॉर्नर से। तो बाकी एक्सिस का देखेगा, ये दो बेसिक्स हैं, ध्यान रखना, ये बेसिक रिजल्ट है। प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो इसका डेरिवेशन मिल जाएगा तुम्हें लैमिना का। बाकी एक्सिस 3 का निकालना है। तो अब आप बताओ कि जो एक्सिस 3 है, नोटिस करो, एक्सिस 3, एक्सिस 2, m/12 L²+b²। हाँ, एक्सिस 3, 2, 1 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा। 2 और 1 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, 3 और 2 के बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, 3 और 1 के बीच भी 90 डिग्री है, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसमें कौन सा एक्सिस बॉडी की प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस जा रही है? सर एक्सिस 3। नंबर 3। हाँ, तो जो परपेंडिकुलर होगा बॉडी की प्लेन के, उसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए जो 2 और 1 बॉडी की प्लेन में है उनके सम के बराबर होना चाहिए, मतलब इट शुड बी I1 प्लस I2। ये कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस which is perpendicular to the plane of object is equal to sum of moment of inertia of two perpendicular lines which are in the plane of object। यही स्टेटमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में दिया गया आपको।
और इस हिसाब से इस थर्ड एक्सिस के अबाउट इसका जो आंसर आएगा एक्सिस 3 के अबाउट वो आंसर आ m जाएगा l square plus b square m by by 12 12 into l square plus b square, L square plus B. राइट। एक्सिस 4 के अबाउट निकालना है मेरे को। अगर एक्सिस 4 कॉर्नर से जा रहा और परपेंडिकुलर है, एक्सिस नंबर 4 परपेंडिकुलर टू लेमिना है लेकिन कॉर्नर से है, सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किनके बीच पैरेलल में? एक्सिस थ्योरम किनके से बीच 3 में? और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच 3 में। और 4। हाँ, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। देखो कुछ बेसिक रिजल्ट याद रखो और थ्योरम्स का यूज करना सीखो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्या मैं I3 इक्वल टू I4 प्लस MD स्क्वायर लिखूं, या फिर मैं I4 इक्वल टू I3 प्लस MD स्क्वायर लिखूं? ये सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं। सर सही कौन बोला? I4 is equal to I3 plus MD square. हाँ, तो आप इसको एक बार देख लो, बार बार पढ़िए इसको। सेंटर ऑफ मास में ऐड करना होता है, I सेंटर ऑफ मास प्लस MD स्क्वायर करना होगा। तो अब ये देखो 3 और 4 में से सेंटर ऑफ मास कौन है इसमें? थर्ड वाली सेंटर ऑफ मास 3, तो थर्ड वाले में ऐड करेंगे, ये सही होगा। और ये पहला वाला गलत है। ये चीज जो पहली वाली अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं जो समझने वाली है कि रैंडमली हम आंख बंद करके थ्योरम भी नहीं लगा सकते। सो अब इसका आंसर ले आते हैं, क्या होगा? I4 की वैल्यू इक्वल टू निकालोगे तो I4 इक्वल टू I3, वो अभी हम लोगों ने निकाला था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मास सर ml स्क्वायर प्लस b और सुनो नहीं, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस, 4 वाला कॉर्नर है, 3 वाला सेंटर है, तो सेंटर और कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायगोनल का हाफ होगा। डायगोनल का हाफ रूट होगा ऑफ l square plus b square by 2 4. हाँ, तो डायगोनल का हाफ होगा ना, यानी कि ये हाफ और डायगोनल होगा रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b L स्क्वायर। square plus B square. सर इसका स्क्वायर तो ये पूरी वैल्यू एक्चुअली में आएगी 1/3m 1/3 m l square l plus b स्क्वायर square। प्लस b स्क्वायर। अब ये सब याद करने वाले नहीं है, याद करने वाले जो बेसिक लिख रहा हूँ वो याद करने वाले हैं, बाकी थ्योरम्स का यूज करके क्वेश्चन में निकालेंगे। एक्सिस नंबर 5 जो कि L वाली साइड के मिड पॉइंट से जा रहा है, एक्सिस 5 भी लेमिना के परपेंडिकुलर है, लेकिन लेंथ L वाली साइड जो है उसके मिड पॉइंट से जा रहा है, L के मिड पॉइंट से। परपेंडिकुलर टू लेमिना है लेकिन L वाली साइड के मिड पॉइंट पर है वो। तो इसके लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अब किन के बीच में लगाएंगे? 3 और 5 3 और 5 के बीच में, ठीक है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास से कौन जा रहा है? 3 जा रहा है कि 5 जा रहा है? 3 जा रहा है सर. तो जो सेंटर ऑफ मास में जाए उसमें MD स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा, यानी कि I5 आ जाएगा इसमें। तो यहां से I5 की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। अब I3 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, m/12 ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस m इंटू, अब 3 और 5 के बीच में क्या डिस्टेंस है भाई? एक्सिस 3 और एक्सिस 5 b/2 b/2 सर इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 4 हो जाएगा। b/2 स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ml स्क्वायर बाय 12 और प्लस mb स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर बाय 12 प्लस mb 3, स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा इसका। ऐसे कोई भी एक्सिस दी जा सकती है, आपको ध्यान रखना, कैसी भी एक्सिस दी जा सकती है। और आते हैं नेक्स्ट। अब हमको यहाँ पर क्यूबॉइड का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डायमेंशंस LBH की दे रखी हैं और एक एक्सिस मैं ऑलरेडी बना के लाया हूँ। और तरीका इसमें ये होगा कि जो क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कई सारे लैमिनास का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। घर में जब आपके ब्रेड आती है तो ब्रेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जब वो पैक्ड होती है ब्रेड, तो क्या क्यूबॉइडिकल नहीं है वो स्ट्रक्चर? यस सर क्यूबॉइडल होता है। लेकिन उसके अंदर ब्रेड की स्लाइसेस नहीं होती है। अगर आप एक स्लाइस की बात करो तो वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, उसकी थिकनेस को इग्नोर कर दें, अगर ब्रेड की थिकनेस को इग्नोर करें, तो ऐसे ही आप क्यूबॉइड को स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हो। और एक स्लाइस जो होगी क्यूबॉइड की वो एज लैमिना मान सकते हैं अगर उसके थिकनेस को हम 0 कर दें तो एज लैमिना। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाकर के और एक dx विड्थ का लैमिना चूज करेंगे, dx विड्थ का लैमिना। अब याद करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का तरीका बताया था मैंने।
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब किसी बॉडी का कैलकुलेट करने को दिया जाता है तो ये निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी करके, जिसमें डी के बारे में कहा गया था कि दिस वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो भी आपने उसमें से एलिमेंट चूज किया है, सेलेक्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट क्या चूज किया है, किस टाइप का एलिमेंट चूज किया है, पार्टिकल के फॉर्म में चूज किया है कि लाइन के फॉर्म में चूज किया है? 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब लैमिना ना, रेक्टेंगल के फॉर्म में। लैमिना। हाँ, तो पहले आप डी की वैल्यू बताओगे। अब तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो डी है वो एक लैमिना है, जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, और अभी जस्ट पहले हमने रेक्टेंगल का निकाला है आंसर। बट ये ध्यान देने वाली बात होती है कि इनमें से कौन सी एक्सिस का रिजल्ट यूज करोगे। एक्सिस 3 का। तो 3 का। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ जो ये ब्लू कलर से एक्सिस दी जा रही है, ये इस रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए क्या सेंटर से जाता हुआ और उसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा? यस सर। तो अभी पीछे वाला रिजल्ट देखो, जो एक्सिस किसी रेक्टेंगल के सेंटर से जाए और उसके परपेंडिकुलर हो, ऐसी एक्सिस जो थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल एंड परपेंडिकुलर टू रेक्टेंगल है, उसका रिजल्ट था m/12 L² प्लस B²। तो जो जैसा यहाँ थर्ड एक्सेस बना हुआ है, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ बन रही है। अगर आप सिर्फ इस रेड वाली स्लाइस पर फोकस करिए तो ये जो थर्ड वाली, ये जो एक्सिस ब्लू कलर से बनाई गई है, ये एक्सिस इस स्लाइस के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रहा है। तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m/12 L² प्लस B²। बट उसमें m की जगह हम dm का यूज कर लेंगे बाई 12, और L² प्लस B² की जगह मुझे इस रेक्टेंगल के डायमेंशन चाहिए होंगे। प्लस B²। और ये जो रेक्टेंगल है, इसको अगर हम अलग से बना के देखें तो इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस होंगी वो एक b होगी और एक h होगी। यानी यहाँ पर आप उसकी डायमेंशंस लगाओगे B² प्लस H² की। अब dm कितना होगा यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन है, dm की वैल्यू। तो dm कैलकुलेट करने के लिए ये करेंगे कि टोटल मास बाई टोटल लेंथ और हमारे स्लाइस की जो थिकनेस है dx, इससे हमारा dm की वैल्यू आएगी, dm सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइनली आप अपने i को कैलकुलेट करो। इंटीग्रेशन के अंदर di को सब्स्टिट्यूट करेंगे, di में dm को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/12, dm सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m/l dx, और यहाँ पर B² प्लस H²। अब x के लिमिट्स क्या रखेंगे? तो हमने x को सेंटर से स्टार्ट किया है, -L/2 से L/2। तो प्लस L/2 और माइनस L/2 इधर की तरफ। इसको पूरा फाइनली जब अपना आंसर ले आओगे तो फाइनल आंसर आपका ये बनेगा, बता दे रहे हैं, m/12 और इन ब्रैकेट B² प्लस H²। ये फाइनल आंसर रहेगा, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। फाइनल आंसर m/12 B² प्लस H²। क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट का सर एक बार फिर से वॉक थ्रू कर दीजिए। नहीं, स्टेप्स बता रहे इसमें, कहाँ पर दिक्कत है अपना बताओ, स्टेप बताओ कहाँ पर दिक्कत है। सर B² प्लस H। B² प्लस H² तो इसलिए कर रहे हैं कि जिसमें जब हमने यहाँ डेरिवेशन की थी तो हमारे लैमिना की डायमेंशन ही L और B थी, उसकी डायमेंशन जब L और B थी तो हमारे आंसर में L² प्लस B² आ रहा है, उसकी डायमेंशन का स्क्वायर। अभी जो लैमिना कंसिडर किया है रेड वाला, उसको हमने अलग से दिखाया, तो इसकी डायमेंशन ही अलग है ना, इसकी एक डायमेंशन H के बराबर है और एक डायमेंशन B के बराबर है। तो हम B² प्लस H² लिखाएंगे। L और B तो सिंबल्स हैं खाली, मतलब पता होना चाहिए, मतलब लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर। तो वो चीज यहाँ पर रिप्लेस होकर के B और H के थ्रू कन्वर्ट हो गई है, एक तरफ B डायमेंशन है, एक तरफ H डायमेंशन है, तो वो हमने लगाया B² प्लस H²। 1/12 फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे हैं, थर्ड एक्सिस वाला। और इसमें मास टोटल लेने की बजाय हमारा, क्योंकि एक स्लाइस था तो स्लाइस का मास हमने dm लिया है, और dm को कैलकुलेट करने के लिए टोटल लेंथ l के करस्पॉन्डिंग m मास दिया गया है कि टोटल लेंथ l के लिए अगर m मास होगा तो यूनिटरी मेथड लगा दो, यूनिट लेंथ आने पर मास m/l होगा, तो dx लेंथ आने पर कितना मास होगा वो लगाया यहाँ बाय यूनिटरी मेथड, और फिर सब कुछ रख करके इंटीग्रेट किया इसे। ठीक है, बात समझ में आई ये चीज? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब इस रिजल्ट को भी यूज करने को आएगा। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको इसका भी फिगर एक जल्दी से बना के दिखाता हूँ, क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट्स का, और क्यूबॉइडिकल से क्यूब का भी निकालना होगा।
क्यूबॉइडिकल, क्यूब, ये सब निकालने को आते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। थोड़ा सा जल्दी से इसका डायग्राम बनाएं। तो एक डेरिवेशन हमने कर ली। अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा हो गया सर इसमें बताएं। h और b को सेम कर देंगे क्या कर देंगे? कैसे मतलब सेम कर देंगे मतलब? फॉर्मूले में सर। मतलब सर क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है सर, क्यूब और क्यूबॉइड में? सर l और b अलग होते हैं, l b h अलग अलग होते हैं। हाँ क्यूब में सर सेम होता है तो सेम कर दे फॉर्मूले में, उससे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही करने जा रहे हैं इसमें एक्चुअली। नहीं, हम ये और भी पूछने को बहुत पूछे जाते हैं ना। अब आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे भाई, आप लोग को ये लगेगा कि यार हमको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। बट एक्चुअल में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले कई सारे नहीं है। आप इसकी डायमेंशन से LBH ले लो। अब आपके पास में एक्सेस तो कोई भी आ सकती है। मान लीजिए अगर हम एक्सेस वो ले लें जो टॉप फेस और बॉटम फेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या आंसर लगाओगे? टॉप फेस और बॉटम फेस अगर है एक्सेस। m/12 l square plus b square। हाँ जी, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ समझना तुमको ये पड़ेगा कि जो तुमने एक्सिस बनाई थी वो B और H वाले फेस के परपेंडिकुलर थी। बिकॉज क्यूबॉइड के कई सारे फेसेस होते हैं। तो आप ये जो एक्सिस ले रहे हो, ये ले रहे थे परपेंडिकुलर टू फेस जिसकी डायमेंशन B और H थी। तो जब B और H वाले फेस के परपेंडिकुलर एक्सिस थी, तो मेरा आंसर है m/12 b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो सिमिलरिटी लगाओ। अब आप L और B वाले फेस के परपेंडिकुलर जा रहे हो, L और B वाले फेस के परपेंडिकुलर, तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट पर ये आंसर बनेगा 1/12 m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आ रही है बात की समझ में? नहीं कि कौन से फेस के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये भी तो देखना होगा तुम्हें। अभी अगर एक्सिस हम फ्रंट वाली फेस और पीछे वाली फेस ले ले, फ्रंट फेस और पीछे वाली फेस इसकी, बताओ क्या आंसर बनेगा? m/12 b square plus l स्क्वायर प्लस h अब आप इसका फ्रंट फेस देखो। फ्रंट फेस की क्या डायमेंशंस हैं? जो फ्रंट वाला फेस है इसकी डायमेंशंस L और H L into H। तो L स्क्वायर H स्क्वायर कर दो। इस तरीके से अलग अलग फेसेस के सिस्टम में निकाल सकते हो। अब मान लो मैं इसकी किसी एज के अबाउट निकालना चाहूँ, सपोज B वाली एज के अबाउट निकालना है मेरे को, कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सेस लगा देंगे। लगाओ कैसे आएगा? अगर मैं फ्रंट फेस था उसके साथ एज B लिया, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एज जो B वाली एज है। थोड़ा डायग्राम में आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मैं बता दूं ये डायग्राम ना। सर इसका आंसर ml स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 12 प्लस एक मिनट को डायग्राम बना दे बच्चा, क्योंकि डायग्राम पैरेलल दिख नहीं रहा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर अभी इसको लेकर के। तो थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाए जो लगभग आपको पैरेलल दिखे पहले। मतलब मेंटल इमेज तो बननी चाहिए ना कुछ। लगभग ध्यान रखना यार, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी। जो ब्लू कलर और ग्रीन कलर की एक्सिस है, बट ब्लू कलर की एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और ग्रीन कलर की एक्सिस एज से है। बट ये थोड़ा सा आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को कि ये जो लाइन B है और जो लाइन सेंटर से जा रही है ये पैरेलल लाइंस है? सर दोनों पैरेलल है। तो इसमें थ्योरम लगाएंगे। तो ये निकालने के लिए जो सेंटर से लाइन जा रही है ब्लू वाली, सेंटर से जो ब्लू वाली लाइन जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m into L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और प्लस टोटल मास m into हाफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4। अब से हाँ, सेंटर और इस एज के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि फ्रंट फेस के डायगोनल का हाफ है, तो हाफ और डायगोनल ऑफ फ्रंट फेस L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के ये वैल्यू बनेगी 1/3 m L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरीके से कहीं भी निकालने को दिया जा सकता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर एक बार वो डिस्टेंस फिर से रिपीट कर दीजिए। डिस्टेंस और सेंटर का, मतलब एज का और वो अलग से देखना पड़ेगा आपको, वो अलग से डायग्राम बना के समझो ना। वो रेक्टेंगल है, फ्रंट फेस एक रेक्टेंगल है, तो जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो वो अलग से यहाँ देखो। सेंटर के बीच में और इसकी जो एज है यहाँ पर, इसके बीच में जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये D है। तो ये हम अगर डायमेंशंस इसकी L और H की हैं तो आप पूरा डायगोनल निकाल करके उसका आधा ले लो, D आ जाएगा। जो C था वो सेंटर पूरे क्यूब का था या फिर सिर्फ फ्रंट फेस का सेंटर था? नहीं, पूरे क्यूबॉइड का सेंटर है। तो ये भी आप जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन भी एज के बीचों बीच जाएगी यार। अगर आप क्यूबॉइड का सेंटर और एज के मिड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी तो उतनी ही आएगी।
अगर बी वाली एज का पैरेलल लाइन है, बी वाली एज का मिड पॉइंट लो और क्यूबॉइड का सेंटर लो, क्या ये अलग डिस्टेंस पे आएंगे? सेम आएगा। अरे भाई दो, क्या हो गया तुम लोग को? दो पैरेलल लाइंस में आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। आप यहाँ पर एक P1 पॉइंट चूज कर लो और एक P2 पॉइंट चूज कर लो। पैरेलल लाइंस का मतलब यही होता है, आप कोई भी दो पेयर ऑफ पॉइंट लेकर के डिस्टेंस निकालिए, डी आएगा। दूसरी जगह पॉइंट ले लोगे P3 P4, तब भी तो डी ही डिस्टेंस आएगा, क्या अलग डिस्टेंस आ जाएगी? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस तो यही होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस कहीं से भी निकालोगे सेम आएगा। ठीक है, शुभांकर जी क्यूबॉइड का डायगोनल के अबाउट अभी बता रहे हैं, एक मिनट पहले इसको समझ लो, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना? डायगोनल के अबाउट अभी टाइम लगेगा, बता रहे हैं। अब पहले और बेसिक कर लें तो फिर डायगोनल बता देंगे। डायगोनल वाला थोड़ा सा लेंदी है, बता रहे हैं अभी, वो है हमारे उसमें बास्केट में है हमारे। डिस्क के जल्दी बताओ, डिस्क के एक्सेस 1 2 3। तो एक्सेस 1 जो डिस्क का है ये डिराइव है ना, डिस्क भैया सर हाफ एमआर स्क्वायर बाय 2, ये बेसिक रिजल्ट है डेरिवेशन का। यस सर। बाकी थ्योरम से आएंगे, हर ऑब्जेक्ट का एक बेसिक रिजल्ट होगा और बाकी थ्योरम्स के थ्रू आएंगे। तो जो एक्सेस 2 है वो उसका डायमीटर है। अब ये कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है कि हम एक और डायमीटर बनाते हैं। इसमें एक डायमीटर दे रखा है, एक डायमीटर आप और बना लो, अनदर डायमीटर। अब डायमीटर कोई भी लोगे, अगर इस एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई डी लिख लें, डी फॉर डायमीटर, तो दूसरे डायमीटर के अबाउट भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज सर्किल अपने हर एक डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। और लगाओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2ID इक्वल टू पहला वाला तो mr स्क्वायर बाय 2 बेसिक है, पहला वाले में डेरिवेशन है। डायमीटर के अबाउट निकालने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, mr स्क्वायर बाय 4। mr स्क्वायर बाय 4। तो देखिए जो जो mr स्क्वायर बाय 2 लिख रहे हो ना, जो एक्सिस 1 है ये परपेंडिकुलर टू डिस्क है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की LHS वाली साइड पर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, और RHS साइड पर जब जिन पे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे जो बॉडी की प्लेन में है, और डायमीटर हमेशा डिस्क की प्लेन में होता है। तो ये दोनों डायमीटर डिस्क की प्लेन में है, इनको ऐड करो ID प्लस ID, और यहां से डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक्सिस 3 के अबाउट निकालने के लिए 5mr स्क्वायर बाय 4। हाँ जी, एक्सिस 3 के अबाउट, तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलेगी अब, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलेगी बिटवीन एक्सिस नंबर 2 और एक्सिस नंबर 3, जिसमें से एक्सिस नंबर 2 वाया सेंटर ऑफ मास जा रहा है और एक्सिस नंबर 3 कहीं और से जा रहा है। तो जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है वो, और प्लस md स्क्वायर, ये थर्ड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और I3 की वैल्यू I2 जो कि डायमीटर था उसको डिराइव किया गया इसके प्रीवियस स्टेप पर 5mr स्क्वायर बाई 4 और प्लस m, और एक्सिस 2 और एक्सिस 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r का है, बिकॉज एक्सिस 2 सेंटर से है और एक्सिस 3 टेंजेंट है। तो सेंटर और टेंजेंट r, यानी कि टोटल वैल्यू बनेगी 5/4 mr स्क्वायर। सर पूछे सर एक्सिस 2 वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2। नहीं, अपना डाउट बताओ, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। डाउट बताइए जो है आपको, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो बताओ, क्योंकि मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा इसमें। सर वो वॉइस नहीं आ रही थी एक्सिस 2 वाले पॉइंट। एक्सिस 2 वाले में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई है। यहाँ पर हमने दो डायमीटर कंसिडर कर लिए, एक डायमीटर एक्सिस 2 जो दे रखा था क्वेश्चन में, और एक डायमीटर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है, अनदर डायमीटर जिसको कह रहे हैं। दोनों डायमीटर का, अब यहाँ पर फिर आपको थ्योरम नहीं याद आ रही होगी, 100% श्योर हूं मैं। आप लोग को, कई लोग को भी यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम किन दोनों को ऐड करते हैं और किससे कंपेयर करते हैं। तो मैं 3-4 बार ये बोल चुका हूं, प्लेन में होता है तो डायमीटर ही प्लेन में होंगे ना,
डिस्क के डायमीटर डिस्क की प्लेन में होते हैं, तो दोनों डायमीटर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब ऐड करेंगे तो वो डिस्क के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस यानी कि mr²/2 के बराबर आना चाहिए। तो दोनों डायमीटर का टोटल अगर mr²/2 है तो एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू रही होगी वो mr²/4 के बराबर रही होगी। और वेट करो भी, मतलब लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट रहिए इसमें। अब यहाँ पर एक एक्सिस ये ले रखी है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सेंटर से एक डायमीटर बनाओ, सेंटर से एक डायमीटर बनाइए और डायमीटर का रिजल्ट प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से mr²/4, ये डायमीटर वाला आंसर है। अब उस mr²/2 आंसर। अब उससे, अबे रुको भैया, mr²/4 हो गया, उससे r/2 डिस्टेंस पर अगर आपने एक एक्सिस ली है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। अब जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रीन कलर की जो एक्सिस देख रहे हो, ये निकालने के लिए पहले सेंटर से जो लाइन जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो mr²/4 प्लस m, और सेंटर और इस ग्रीन कलर की लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है r/2 उसका स्क्वायर यानी कि r²/4, ये भी हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये आंसर आ जाएगा mr²/2। एक्सिस 1 का निकालना है मेरे को, अगर एक्सिस 1 का, तो फिर हमको फंडामेंटल रिजल्ट पे जाना पड़ेगा कि अगर हम डिस्क के परपेंडिकुलर और सेंटर से जाए, परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड वाया सेंटर जाएं, तो ये फंडामेंटल रिजल्ट होता है mr²/3/2 तो 3mr²/2। 3 अब यहाँ से आप जब इसको 2 mr², यहाँ से जब एक्सिस 1 पे जाओगे एक्सिस 1 का तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू जाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। तो एक्सिस 1 का जब निकालना होगा तो ये mr²/2 और प्लस mr²। इसका टोटल वैल्यू बन जाएगी 3/2 mr²। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ से, मतलब किन दो एक्सिस के बीच में थ्योरम्स लगाई जा रही हैं, और ये देखो एक बार में नहीं होने वाली चीजें। मैं थोड़ा सा जैसे आप लोग को बोल रहा हूँ ना, आपको इस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार करना होगा फिर से, और बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले आप इस चैप्टर में आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ, मैं तो करा रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर पे नोट कर रहे हो, रजिस्टर के बाद अपना खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार और 2-3 बार करो इसको, तब हो जाएगा याद। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना में, सॉलिड सिलेंडर का, 2 एक्सिस दी गई है डायग्राम में, क्या आंसर आएगा? इसको शेडेड कर देना। इसका सॉलिड सिलेंडर है। हाँ जी, सॉलिड सिलेंडर, ये लिखा है राइट साइड पे सॉलिड सिलेंडर। एक्सिस 1 तो बेसिक रिजल्ट है, mr², एक्सिस 1 इज बेसिक रिजल्ट। mr²/2। हाँ, ये तो वही, तो ये mr²/2 है, कुछ रिजल्ट्स बेसिक है लेकिन एक्सिस 2 बेसिक नहीं है, mr²/4 हो जाएगा। नहीं, ध्यान से एक्सिस 2 का डिराइव करना होगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा नहीं सकते, सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है नहीं, क्योंकि एक्सिस 1 और एक्सिस 2 पैरेलल नहीं है, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगेगी नहीं, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिलेंडर में वैसे भी इनवैलिड है, तो एक्सिस 2 किसी थ्योरम से नहीं आ सकता। जब हमारा क्वेश्चन किसी थ्योरम से सॉल्व ना हो पाए तो आप समझ जाना कि अब यहाँ पर इंटीग्रेट, पार्टिकल या इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा अब आपको आंसर। तो ये प्रॉब्लम्स भी कभी कभी होती है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थ्योरम्स वर्क ना करें आपके लिए। भाई एक्सिस 1 एक्सिस 2 दे आर परपेंडिकुलर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वर्क करेगी नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगता ही नहीं है 3D ऑब्जेक्ट्स में, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हम थ्योरम का यूज नहीं कर पा रहे। तो जब थ्योरम नहीं यूज होगा तो हमारा फंडामेंटल स्टेप चलने वाला है, और फंडामेंटल स्टेप ये कहता है कि आप सिलेंडर को कई सारे सर्कुलर स्लाइसेस में डिवाइड कर लें, सिलेंडर को मल्टीपल सर्कुलर स्लाइसेस में डिवाइड कर दें। पिछली क्लास में बैंगल का एग्जांपल दिया था आपको, आपकी दूसरा, यस सर, इस केस में डिस्क हो जाएंगी, डिस्क एलिमेंट लेंगे। सुनिए अब सुनिएगा, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप एलिमेंट, डिस्क एलिमेंट हुआ यहाँ पर। एक एक स्टेप सुनते जाना, आप लिखते रहना अपने हिसाब से। सबसे पहला स्टेप एलिमेंट की चॉइस, वो यहाँ पर डिस्क के फॉर्म में है। हाँ जी, पूछो, क्या पूछो थे साइकिल की, बताओ, कुछ डाउट हो तो अभी पूछो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर सॉलिड और हॉलो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर दोनों का एक ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं, अलग अलग होता है। बता दे रहे कैसे आएगा, सुनो तो। हमने डिस्क एलिमेंट लिया, बता दे रहे कैसे आएगा, देखो।
ये डिस्क एलिमेंट मान लिया सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है और इसकी थिकनेस dy के बराबर है। सबसे एक एक स्टेप चलो, मतलब आपका पहला स्टेप था चॉइस ऑफ एलिमेंट, वो हो गया मेरा, चॉइस ऑफ एलिमेंट कर लिया हमने। दूसरा स्टेप, उसका डीएम बताओ कितना होगा, एलिमेंट का डीएम। तो ये कैसे निकालेंगे डीएम की कैलकुलेशन, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो इस प्रोसेस को फॉलो करें तो मास और टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का हुआ पाई आर स्क्वायर, उसकी हाइट एल, और एलिमेंट हमारा एक डिस्क है और डिस्क भी एक छोटा सिलेंडर होता है, तो इसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन हाइट इस सिलेंडर की डी वाई कंसिडर कर लेंगे। तो यानी ये वैल्यू एम बाई एल इंटू डी वाई के बराबर बन जाएगी। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप पर आपको डी आई लिखना है, एक्सप्रेशन फॉर डी आई। सुनो अब सुनो, एक्सप्रेशन फॉर डी आई, सबको सुनने दीजिए। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन फॉर डी आई, मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ कैसे करना होता है। पहले एलिमेंट चूज करा, एलिमेंट चूज करने के बाद उसका डीएम कैलकुलेट किया, अब एक्सप्रेशन फॉर डी आई अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर डिस्क है तो मुझे डिस्क के रिजल्ट्स पता होने चाहिए डीआई को निकालने के लिए। तो मैं यहां पर दोनों की डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं तुम्हें, यहीं पर दोनों दिखा देता हूं कि दोनों कैसे करेंगे। फॉर एक्सिस 1 क्या करेंगे और फॉर एक्सिस 2 क्या करेंगे, मैं डिराइव भी कर दे रहा हूं यहां पर। फॉर एक्सिस 1 एंड फॉर एक्सिस 2 दोनों के लिए डीआई अलग अलग होंगी। अगर मुझे एक्सिस 1 चाहिए तो डीआई का अलग फॉर्मूला होगा, एक्सिस 2 चाहिए तो डीआई का अलग फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा, अब आपका सारा का सारा फोकस एक्सिस 1 पे होगा और सारा का सारा फोकस डिस्क के ऊपर होगा, सिलेंडर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं उस एलिमेंट को अलग से दिखा देता हूं। हमारे पास एक डिस्क एलिमेंट बना, और जब हम बात कर रहे हैं एक्सिस 1 की, तो वो इस डिस्क एलिमेंट के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब हमने डिस्क वाले आर्टिकल्स को याद किया कि किसी भी डिस्क के सेंटर से अगर कोई एक्सिस जाएगी और उसके परपेंडिकुलर होगी, किसी भी डिस्क के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू डिस्क अगर एक्सिस जाती है, तो उसका रिजल्ट होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारी एक्सिस 1 है, एक्सिस 1 ये हमारे एलिमेंट के सेंटर से जा रहा है और एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, और हमारा एलिमेंट एक डिस्क है। तो हमें सर, हाँ जी सर m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 है। हाँ जी ठीक है। अब डी की वैल्यू ठीक है, डीएम इंटू आर स्क्वायर बाय 2 हमने फॉर्मूला चेक किया। और अगर एक्सिस 2 की बात करें, यही स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर ये स्टेप आपने पार कर लिया तो किसी भी टाइप का डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे अभी मुझसे पूछा गया था क्यूबॉइड की फेस डायगोनल का, तो वो भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। हमने एक डिस्क एलिमेंट चूज किया, जब बात एक्सिस नंबर 2 की जाएगी तो नोटिस करिएगा कि एक्सिस नंबर 2 डिस्क के किसी भी पॉइंट से पास नहीं हो रहा। पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी सर। हाँ जी, ये जो एक्सिस 2 है ये डिस्क के सेंटर से कितने डिस्टेंस नीचे से जा रहा है, डिस्क की सेंटर से कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है, ये वाई डिस्टेंस। अब रिजल्ट देखो, अगर हम डिस्क पर कोई डायमीटर बना दें, डिस्क पर कोई डायमीटर बनाएं, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि डायमीटर के mr square by 4। हाँ, तो यहां पर जो इस डिस्क का डायमीटर होगा उसके लिए डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 होगा आंसर, एम आर स्क्वायर बाई 4 डायमीटर का फॉर्मूला। लेकिन हमको डायमीटर के अबाउट नहीं चाहिए, हमें तो एक्सिस 2 के अबाउट चाहिए। डीएम इंटू वाई स्क्वायर ऐड भी करना प्लस डीएम इंटू वाई स्क्वायर। लगा दे पैरेलल एक्सिस पर। अब हम फिर से बोल रहा हूं, सुनो फिर से सुनो। सबसे पहले अब मैं आपको ओरिजिनल फिगर में भी दिखा देता हूं। हमने डिस्क की जो डायमीटर है, जो डिस्क के डायमीटर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला डीएम आर स्क्वायर बाई 4 करके, और एक्सिस 2 पर निकालने के लिए जो डिस्क की डायमीटर है और एक्सिस 2 है,
इनके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, और तब जाकर के मेरा जो DI होगा, मतलब एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर DI जो होना चाहिए वो होना चाहिए अबाउट रिक्वायर्ड एक्सेस। आपको फॉर्मूला किस एक्सेस का याद है उससे मतलब नहीं है, आपको पूछा तो एक्सेस 2 पे जा रहा ना, तो आप DI की वैल्यू एक्सेस 2 पर निकालिए। अब आप कहोगे नहीं हमको तो DI डायमीटर के अबाउट पता है, कोई बात नहीं भाई, डायमीटर के अबाउट DM इंटू आर स्क्वायर बाई 4 है, आपको डिराइव करना है एक्सेस 2 के अबाउट, तो उसको पहले एक्सेस 2 पर ट्रांसफर करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, यानी DI की वैल्यू बनेगी DM इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। क्या कर दे यहां पर, अब DM डिस्क के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो उसका मास DM इंटू वाई स्क्वायर। ये स्टेप क्रूशियल स्टेप है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये गलत हो गया तो इसके आगे भी गलत हो जाना आपका। पहला स्टेप चॉइस ऑफ एलिमेंट डिस्क, दूसरा स्टेप उसका DM, वो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, ये 2 स्टेप आसान है। तीसरा स्टेप DI, जिसका मतलब मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, DI का मतलब जो एलिमेंट तुमने चूज किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, जिस एक्सिस के लिए डेरिवेशन तुम्हें करनी है। हमें एक्सिस 1 के लिए डेराइव करना था तो उसके लिए DI का फॉर्मूला लिखा, एक्सिस 2 के लिए डेराइव करना था तो उस एक्सिस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू पर फॉर्मूला ऑफ DI लिखने जा रहे हो आप। और फिर अब चौथा स्टेप आएगा, लास्ट 4th स्टेप, इंटीग्रेट DI। ये 4 स्टेप फॉलो करके देख लो क्या बनता है आंसर। आखिरी स्टेप पर चले जाओ, तो अब आप एक्सिस 1 का जब निकालोगे ना, DI को इंटीग्रेट करना, अब कुछ स्टेप आप अपने आप करना, वहां पर DM को रिप्लेस करो, पहले DM को रिप्लेस करो m/L dy से, तो ये हो गया इंटीग्रेशन m/L dy, फिर r स्क्वायर बाई 2, और y की क्या लिमिट रखेंगे, तो y हमने सेंटर से चूज किया है, तो सेंटर से मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकते हो, आंसर है L/2, और मिनिमम कितना नीचे, मतलब कितना नीचे जा सकते हैं, -L/2, यानी लिमिट ऑफ y फ्रॉम -L/2 से +L/2, और ये पूरा आंसर जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये mr² 2, तो जिसको पहले लिखा जा चुका था बट फिर भी चलो डिराइव हो गया ये। और दूसरे केस में जब I निकालना होगा, I ऑफ एक्सिस 2, तो यहाँ पर जो DI है वो इंटीग्रेट होगा, तो इसमें पहले वाले टर्म में DM की जगह है m/L dy इंटू आर स्क्वायर बाई 4, लिमिट -L/2 से +L/2 की, प्लस सेकेंड टर्म और है DM इंटू वाई स्क्वायर का, तो उसमें DM की वैल्यू m/L dy, साथ में वाई स्क्वायर, और वहां पर भी लिमिट -L/2 से +L/2। ये क्वेश्चन JEE मेन में आ भी चुका है, बता दें आपको, और इससे भी खतरनाक फॉर्म में आया था। तो I2 की वैल्यू जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, mL²/12 प्लस mr² डिवाइडेड बाय 4। एक बार कंफर्म कर लेना अपना, ये I2 की वैल्यू है। 2 आ रहा है mr²/2, 4 आएगा बच्चा, 4। हाँ सर 4 आ रहा है। यस सर, हाँ। एक्चुअली इसको ऐसे लर्न करना होता है कि अगर आप रेडियस को 0 कर दो तो ये थिन रॉड बन जाएगा, तो फॉर्मूला रॉड वाला आ गया mL²/12, और अगर L को 0 कर दे सिलेंडर की तो वो डिस्क बन जाएगा, तो डायमीटर वाला फॉर्मूला आ गया mr²/4। बोले सर अगर सिर्फ सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है तो हम हम्म। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे? क्वेश्चन में एक्सिस दिया जाएगा भाई आपको, वो बताएंगे कौन सी एक्सिस है। ओके सर। तो यही तो कंफ्यूजन का पॉइंट है कि इतनी सारी एक्सेस बन जाती है ना कि एक टाइम के बाद ऐसा होने लगता है कि यार हमें याद कर भूल जाते हैं, इतने फॉर्मूले हो जाते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार इसमें से याद क्या करना है और समझना क्या है इसमें से। तो कुछ बेसिक रिजल्ट बार बार कह रहा हूं, और कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट या तो डिराइव करना है, और अगर भगवान ने आपको अच्छी मेमोरी दे रखी है फिर तो बड़ी अच्छी बात कि क्लास में एक बार कर लिया और वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया। अगर ऐसा ब्रेन है आपका बहुत अच्छा है फिर।
नेक्स्ट देखो, कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं अभी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन था। सर mh²/6h परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगुलर लैमिना का। इसकी साइड लेंथ L मान लेते हैं, या यूं कह लें कि जो एक्सिस है ना, एक्सिस हमने साइड ऑफ ट्रायंगल को लिया है, ट्रायंगल की साइड को एक्सिस माना है, और इसके अपोजिट वर्टेक्स, मतलब जिस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और उस परपेंडिकुलर की हाइट को p मान लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ट्रायंगल में स्टेप तो आपको पता था, देखो यार मैं उसका एक फ्लो चार्ट भी बना लो हमेशा। जैसे नहीं होता कि 3 स्टेप्स में एक प्रोसेस होना है। एलिमेंट चॉइस, जब ये एलिमेंट की चॉइस हो जाएगी, पहला स्टेप पूरा कर लेना, तो उसका डीएम कैलकुलेट कर लेना, डीएम कैलकुलेट हो जाए तो डीआई कैलकुलेट कर लेना, और जब डीआई कैलकुलेट हो जाए तो उसको इंटीग्रेट कर लेना। ये फ्लो चार्ट है। तो पहले स्टेप पर आओ, एलिमेंट क्या लोगे, क्या एलिमेंट बनाए इसमें? स्ट्रिप लेंगे सर। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। स्ट्रिप, बिल्कुल। लैमिना में स्ट्रिप, लैमिना में हमेशा तो एक स्ट्रिप चूज कर लिया, ठीक, चलो मान लेते हैं एक स्ट्रिप ले लिया। बेस से वाई डिस्टेंस ऊपर जा करके और डी वाई विड्थ का एक लैमिना चूज किया आपने, स्ट्रिप चूज किया, तो ठीक है, चॉइस हो गया स्ट्रिप के फॉर्म में। अब ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा सर। अब डीएम, अगले स्टेप पर आओ, डीएम कितना होगा? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाफ एंगल 30 डिग्री बनेगा। आप वर्टेक्स से इस स्ट्रिप की डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। लेंथ ऑफ मीडियन यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की टोटल हाइट निकाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से √3/2 इंटू एल, यही होता है ना फॉर्मूला, अगर एल इसकी साइड लेंथ है। यस सर। मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई साहब, बता दें आपको। तो अगर हम बॉटम से वाई डिस्टेंस हैं तो ऊपर से हम √3/2l माइनस वाई डिस्टेंस हो गए ऊपर साइड सर से। ये पी क्या दिया है फिर? पी टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वर्टेक्स का अपोजिट साइड तक, वर्टेक्स से अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। सर तो हाइट नहीं होगी सर ट्रायंगल हाँ की? मतलब यही पी हो गया, √3/2 हाँ। है तो वही पी लिख देंगे, बाद में अभी लिख देंगे स्क्वायर, वही आएगा, अभी लिख देंगे इसको, है ना, बता रहे हैं अभी आपको। तो डीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इसका बेस एल और हाइट पी, और जो हमारा स्ट्रिप है उसका एरिया। तो स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? स्ट्रिप की विड्थ तो dy है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी इस स्ट्रिप की? हॉरिजॉन्टल लेंथ वो सर आप p माइनस वाई कॉस साइन हाँ, 30। वो यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बना करके ट्रिग्नोमेट्री से निकालना पड़ेगा तुमको। इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालनी पड़ेगी तुम्हें, हॉरिजॉन्टल लेंथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो आएगी p माइनस वाई इंटू 1030, मतलब अपॉन √3। अलग से फिगर दिखा दें अगर आपको, तो ये डिस्टेंस हमारा p माइनस वाई हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा, तो सामने वाली जो साइड आएगी वो आप 1030 डिग्री से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ सर तक 2 बोलो। से मल्टीप्लाई करेंगे सर? हाँ जी, हाँ 2 करेंगे सर वो भी, तो हाँ 2 करेंगे, सॉरी इंटू 2। 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप आया डीआई। अब डीआई क्या होगा? तो हमने स्ट्रिप मतलब रॉड, स्ट्रिप मतलब रॉड, रॉड वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है उसका मास डीएम इंटू उसकी लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, डीएम अपॉन 12 इंटू लेंथ का स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्ट्रिप है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप है 2/√3 इंटू पी माइनस वाई। ये रॉड का फॉर्मूला लगा रहे, ये तीन स्टेप हो गए हमारे, और चौथे स्टेप पर डी आई। तो फाइनली मेरा आंसर होने जा रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें हम डीएम की वैल्यू भी पुट करने जा रहे हैं। तो मैं तो फिलहाल पूरा लिख देते हैं, m/12l इंटू पी इंटू डी वाई इंटू यहाँ p माइनस वाई बाई √3 इंटू 2
ये डीएम की वैल्यू रख दी, ठीक। उसके बाद नीचे यहाँ पर 12 भी है, तो 1/12। उसके बाद ये जो टर्म है डीएम के बाद ये जो टर्म है 2/√3 p माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी रख दिया यहाँ पर। ये पूरा। अब y के लिमिट्स क्या होंगी? तो y हमने बेस से स्टार्ट किया है, इसके बेस से y डिस्टेंस स्टार्ट किया है, तो 0 डिस्टेंस से लेकर के और मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकते हो? E. जी। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अभी यहाँ पर तो छोड़ देंगे बच्चे, टाइम सेव करेंगे आज। तो इसका रिजल्ट आएगा अभी जो इन्होंने बताया प्रणव ने कि 1/6 m इंटू पी स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा इसका। 1/6 mp स्क्वायर। और P मैंने सिंबल इसलिए लिया, P स्टैंड फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ट्रायंगल का किसी साइड के अबाउट निकालने के लिए उस साइड की अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर 1/6 मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स to the side about which moment of inertia is required। और ये डेरिवेशन भले ही ट्रायंगुलर लैमिना के लिए की गई है, ये राइट एंगल, हाँ जी बच्चे, ये राइट एंगल लैमिना के लिए भी काम करेगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी काम करेगा। सॉरी बच्चे, आपकी वॉइस नहीं आ पाई थी, फिर से बोलूं। सर इसको हम किसी भी जनरलाइज ट्रायंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, प्रोवाइडेड अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो ऑपोजिट वर्टेक्स। बिल्कुल 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 कर सकते हो। सर एक डाउट था सर इसमें। सर जैसे हम लोग ने जो बेसिक वाला फॉर्मूला रॉड का यूज किया था, सर वो MOI जो था वो सर किसी दूसरे एक्सिस के अराउंड का था फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग जो कौन सा? नहीं सर, यहाँ पे हम लोग को एक्सेस दूसरी दी है ना। सॉरी बच्चा, सॉरी, ये मिस्टेक, थैंक यू यार, ये गड़बड़ हो गई बच्चा, DI में गड़बड़ कर गए हम, सॉरी, DI गड़बड़ हो गया, थैंक यू भाई। देखो गड़बड़ क्या हो गया, हाँ सही कह रही है, जानते हो DI में गड़बड़ कहाँ हुई है, आपको बताते हैं इसमें। DI में गड़बड़ कहाँ हुई है, पहले इसमें आते हैं, लैमिना वाले में आते हैं। सर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब ये वाला देखो, ये वाला रिजल्ट। हाँ यार जल्दीबाजी में स्क्रीन के ऊपर ना ये दिक्कत थी। देखो ये वाला कि अगर किसी रॉड और एक्सेस जब कोइंसाइड कर जाती हैं तो आंसर 0 आ जाता है, और रॉड के परपेंडिकुलर होने पर ml²/12 होता है, ठीक है। तो रॉड और एक्सेस कोइंसाइड करेंगे तो 0 और परपेंडिकुलर होंगी तो ml²/12। अब यहां पर जो हमारा रिजल्ट था कहां चला गया भाई, वो करना ये, तो इसमें गड़बड़ हो गई है। ये जो रॉड हमने चूज की है, इस रॉड से अगर एक्सेस कोइंसाइड कर जाती, तो मेरा आंसर 0 आता। लेकिन जो हमारी एक्सेस दी गई है, हमें जो एक्सेस दी गई है वो रॉड से y डिस्टेंस ऊपर है, तो एक तरीके से 0 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की सेंटर से जाने का। अलग से फिगर बना के दिखा दे कि जो रॉड हमने चूज की है, जो स्ट्रिप चूज की है, उसको अलग से दिखा देते हैं। उसके सेंटर से जब लाइन जाती, उस रॉड के सेंटर से जब लाइन जाती तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, यानी ये हो गया I अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन हमें जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो एक्सिस इस रॉड से y डिस्टेंस पे है, तो हमें जो DI निकालना है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, 0 प्लस रॉड का जो मास DM है वो इनटू डिस्टेंस D का स्क्वायर। ये गड़बड़ कर गए हम, यानी DI की वैल्यू DM मल्टीप्लाइड बाय D स्क्वायर, DM मल्टीप्लाइड बाय Y स्क्वायर लिखनी होगी। ठीक है, बट DI का फॉर्मूला गलत चूज कर लिया था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, DM इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दिया था, जबकि यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है, रॉड के पैरेलल है। अभी ठीक हो गया या अभी भी कुछ मिस्टेक चल रही है यार इसमें? नहीं सर, अभी तो सही लगा। ठीक है ना, इंटू वाई स्क्वायर, आंसर यही आएगा, देखो आंसर तो याद है तो इसलिए
एक्सप्रेशन बनाने में गलती हो गई, ठीक है। 1/6 mp²। किसी भी ट्राइंगल के लिए लगाएंगे इसको। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, यहां पर अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो आपको डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, क्या आंसर आएगा बताओ। देखो सपोज एक L है, ये B है, तो अगर हम L वाली साइड को ले तो इसका क्या आंसर आएगा। इसको एक्सिस नंबर 1 कह दे रहे हैं, B वाली साइड को हम अपना एक्सिस नंबर 2 कह दे रहे हैं, और हाइपोटेनस वाली साइड को हम एक्सिस नंबर 3 कह दे रहे हैं। तो अगर मुझे एक्सिस 1 के अबाउट आंसर निकालना है तो क्या आएगा, एक्सिस 2 के अबाउट निकालना है तो क्या आएगा, और एक्सिस 3 के अबाउट निकालना है तो क्या आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/6 1/6 1/6 तीनों में जाएगा, मास 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 तीनों में जाएगा। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो जो एक्सिस 1 है, साइड नंबर 1, इसका इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, B। तो यहां पर B²। एक्सिस नंबर 2 का अपोजिट वर्टेक्स से डिस्टेंस L। L हो गया। एक्सिस नंबर 3, BL/H। ध्यान से सुनो, एक्सिस नंबर 3 हाइपोटेन्यूस है इसकी, तो आपको अपोजिट वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तुम्हें। पहले तो आप एक राइट एंगल की अपॉन रूट B²+L²। ये निकालो कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ, कितना बता रहे हो, फिर से बोलो। BL/H। BL/H आएगा सर। BL कर दिया। हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो B इंटू BL/√B² ठीक है, प्लस L²। हाँ ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई B इंटू L/√B² प्लस L²। तो इसका स्क्वायर डालो। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर B इंटू L डिवाइडेड बाय √B² प्लस L² होल स्क्वायर। B² प्लस L² को H लिख सकते हैं। नहीं, फिलहाल B और L के फॉर्म में, मैं किसी और पर्पज से भी लिख रहा हूँ इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार क्वेश्चन आता है इसका एक, ये आंसर आया थर्ड एक्सिस के अबाउट। बता रहा मैंने किस पर्पज से लिया है इसको। फिलहाल तो आप इसका 1/6 m इंटू P² का रिजल्ट आप देखो कैसे था। अब इसको मैंने, मेरा पर्पज क्या था वो बता दूं मैं, क्यों आपको ये एग्जांपल कराया है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और सिर्फ आपकी स्किल चेक की जाएगी वहां पर कि आप कितना। अब रेक्टेंगल के आते हैं, एक रेक्टेंगल लो आप, L लेंथ का और B की मतलब डायमेंशंस हैं, और आपको रेक्टेंगल का उसके डायगोनल के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालोगे सर 1/3 इंटू M B² L² अपॉन में B² प्लस L²। डायगोनल के अबाउट? ये सर डबल हो जाएगा ना, क्योंकि सर दो यहाँ पे राइट एंगल जल्दबाजी मत करो, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस में। 2 की मिस्टेक, 3 की मिस्टेक, मतलब ये एक 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। पहले आप सुनिए, पहले रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ, अच्छा सर पूरे का मास है मैं क्या यही दिया जाएगा, रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ मास है सर। यस सर, गलती कर दी। तो आधा हाफ रेक्टेंगल, इसका हाफ ट्रायंगल जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ, तो इसका जो आधा पोर्शन है वो एक ट्रायंगल है जिसका अभी भी ड्राइव किया हम लोगों ने पीछे, m/6 L² B² अपॉन इतना। यस सर, m/6 L² B² अपॉन B² प्लस L² ही रहेगा पूरे रेक्टेंगल। हाँ जी, ये हो गया L² प्लस B²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप मास भी तो आधे का लोगे, ये मास अगर पूरे लेमिना का है तो यहाँ पर कैपिटल M थोड़ी यूज कर लेंगे, आधे ट्रायंगल में आधे ट्रायंगल का मास यूज करो। और क्या ये दोनों हाफ सिमेट्रिकल नहीं है? यस सर। यस सर। तो फिर सिमेट्री के हिसाब से टोटल कितना होगा? इट विल बी 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ पोर्शन, और हाफ पोर्शन इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का जस्ट इसके पहले ड्राइव किया है,
एक्चुअली ये पूरा आंसर आपका सेम आ जाएगा, फिर से वापस वही रहेगा, m/6 l² b² डिवाइडेड बाय l² प्लस b²। प्रणव जी, ये 2 वाली मिस्टेक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है। यस सर। अब इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ स्क्वायर क्या आंसर आ जाता है? सपोज करो स्क्वायर होता, साइड उसकी ए होती, स्क्वायर की साइड a² हो जाता है। करके देखो तो एक बार क्या आएगा। एल और बी दोनों को ए लिखो, अगर ये स्क्वायर होता तो एल को भी ए और बी को भी ए। सर a raised to the power 4 होगा ऊपर तो। सर ma²/12। यस सर 12 ये आएगा, हाँ यस सर ये ठीक। स्क्वायर का अपने डायगोनल के अबाउट ma²/12 आ गया। अब आते हैं, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी किसी ने मुझसे कि क्यूबॉइड का, उनको क्यूबॉइड का निकालना था, वो भी शायद भैया वो क्लास में तो बताओ, तुमने किस एक्सेस के अबाउट पूछा था क्यूबॉइड का? तो शुभंकर ने पूछा था, पता नहीं चलेगा कि है भी, भगवान जाने। वो डायगोनल के अबाउट पूछ रहा था। कौन? बॉडी डायगोनल के अबाउट? बॉडी डायगोनल के अबाउट तो हम भी नहीं निकाल पाएंगे भाई, बॉडी डायगोनल के अबाउट नहीं निकाल पाऊंगा मैं, पहले बता दे रहा हूँ। सर मतलब कुछ, सर फिर भी सर कुछ ना कुछ तो होगा बॉडी डायगोनल के होगा, अबाउट। लेकिन मैथ भी तो है यार, मैथ भी एक चीज है यार। इसके अबाउट निकालना हो सकता है, फेस डायगोनल के अबाउट, ये हो सकता है। किसी एक फेस का डायगोनल चूज कर लो आप, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, ये फिर भी हमारी औकात के अंदर है, ये कह लिए शुद्ध वर्ड में, मतलब देसी वर्ड में। भाई जो हमारी लिमिटेशंस भी तो है ना यार, हम सब कुछ थोड़ी जानते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आप लोग, कहाँ मतलब। तो ये क्यू मानते हैं यार इसको, जिसकी साइड ए है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, किसी एक डायगोनल के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट। तो क्या करेंगे जानते हो? सबसे पहला काम यही 4 स्टेप, जो 4 स्टेप है, चॉइस एलिमेंट की, फिर डीएम, फिर डीआई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीआई। 4 स्टेप में ब्रेक कर लो क्वेश्चन। तो पहला एलिमेंट, तो एलिमेंट हमने एक स्लाइस के फॉर्म में लिया। अब हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लेना, मैं उसी 4 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करूंगा। पहला स्टेप हो गया एलिमेंट स्लाइस के फॉर्म में, जो टॉप फेस से वाई डिस्टेंस नीचे और डी वाई विड्थ का, ठीक, एक स्टेप हो गया। अब आइए डीएम कितना होगा इसका। तो डीएम टोटल मास बाय टोटल साइड लेंथ इनटू स्लाइस की विड्थ डी वाई। ये एक बार अपने आप भी कर लेना, ये कैसे लिखा जा रहा है। डीएम लिख लोगे इसको? यस सर यस सर। तीसरा स्टेप डीआई। तो जस्ट अभी इसके पहले जो हमने कहा, इसीलिए उस समय रोका था इनको, कि एक स्क्वायर का अपने डायगोनल के अबाउट ma²/12 है। तो ये जो लैमिना लिया है आपने एलिमेंट, इस एलिमेंट का अपनी डायगोनल के अबाउट, इस एलिमेंट का अपने डायगोनल के अबाउट जो आंसर होगा वो होगा 1/12 इंटू डीएम इंटू a², अपनी डायगोनल के अबाउट। लेकिन हमको जहां निकालना है उसके लिए क्या करेंगे फिर? 1/12 डीएम प्लस डीएम y² प्लस डीएम y², क्योंकि आपको डिराइव तो किसी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। हाँ जी। और लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हाफ डीएम a² और प्लस इंटीग्रेशन का एक और टर्म होगा डीएम इंटू y², जिसमें y की लिमिट 0 से a तक की रखेंगे, और इसके अंदर डीएम को रिप्लेस कर दो, डीएम को यहां से रिप्लेस कर दो। चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, कुछ याद है मुझे, 5/12 ma² शायद आता है इसका आंसर। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर को। वो 4 स्टेप समझ जाओगे ना, ऐसे लिमिटलेस है यार, कितना कराएंगे हम, ऑब्जेक्ट निकलते चले जाएंगे, इसका बता दीजिए, उसका बता दीजिए ना बच्चा। बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम है। इसको कर लेना। सर बॉडी डायगोनल में तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, दुनिया में हर चीज होती है। मन में ना हमारी औकात बॉडी नहीं है, डायगोनल हम से साफ रिलेटेड साफ क्वेश्चंस आते हैं क्या फिर?
भैया सब बॉडी भगवान डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्या? शुभांकर तो कह रहे पूछा है, भगवान जाने, पता नहीं किसने पूछा है भाई, जिसने पूछा होगा उसी को आता होगा भाई। अब टाइम भी तो चाहिए, 2.5 से 3 मिनट एग्जाम में मिलता है, 3 मिनट में क्या क्या कर लोगे, जान ले लोगे बच्चे की। मतलब वो डायग्राम भी बनाए, एलिमेंट भी चूज करे, डीएम भी निकाले, डीआई भी लिखे, इंटीग्रेट भी करे, और मिलना गया उसको 3 नंबर। हाँ सर, कोई समझता ही नहीं। फिर जान ले लो, मतलब ऐसे छोड़ दो क्वेश्चन। ऐसा कौन सा कसम खा रखी कि इसको करना ही, हटाओ। चले, ये ठीक है, यहाँ तक तो कुछ डेरिवेशंस की हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको नहीं कराने वाला, ये बेसिक क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं। एक ये 4 स्फीयर वाला है, 4 स्फीयर है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको। ये चारों के सेंटर्स को मिलाने पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर चारों के सेंटर मिला करके स्क्वायर बन रहा है, और हर एक स्फीयर का रेडियस आर है ना, इन सब की रेडियस आर दे रखी है। सर हम्म, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का निकलता था, तो सर ये इनका डिस्टेंस क्या फिक्स रहेगा थ्रू आउट? हाँ ये फिक्स मतलब है, ऐसा? फिक्स है, फिक्स। ओके। अब इसमें पहली वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, एक्सिस एक साइड है इसकी, क्या आएगा आंसर, फटाफट देखते हैं। कोई एक साइड को एक्सिस मानो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो स्फीयर के नंबर डाल दो, 1 2 3 4। होगा क्या, आई ऑफ 1 प्लस आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 3 प्लस आई ऑफ 4। 4 ऑब्जेक्ट है, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एक करके आओ। स्फीयर 1 के लिए ये ग्रीन वाली एक्सिस कहां से पास हो रही है? स्फीयर 1 के लिए ग्रीन वाली एक्सिस की लोकेशन क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है, एक स्फीयर की सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस जाए तो क्या आंसर होगा? 2/5 mr square। 2/5 mr square। ये हो गया 2/5 mr square। एक एक करके सुनना, सुनिएगा क्योंकि इसमें लिख नहीं पाएंगे ज्यादा। सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर के कौन से पॉइंट से ये ग्रीन कलर की एक्सिस जा रही है? सेंटर ऑफ मास। तो ये भी 2/5 mr square। थर्ड स्फीयर, थर्ड स्फीयर के पैरेलल एक्सिस। यस सर। थर्ड स्फीयर के अगर हम सेंटर से जाते तब 2/5 mr square होता, लेकिन जो ग्रीन वाली एक्सिस है वो थर्ड स्फीयर की सेंटर से ए डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर लग जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2/5 mr square प्लस m इंटू ए स्क्वायर। और ऐसा ही फोर्थ वाले का भी होगा, तो इसको इंटू 2 कर लीजिए। ये हो गया पहला। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में वो कह रहे हैं कि एक डायगोनल ले लो जरा स्क्वायर का, इस स्क्वायर की डायगोनल, इसके अबाउट क्या आंसर होगा, ये सेकंड पार्ट है। तो ये किन किन दो स्फीयर की सेंटर से जा रही है? 2 4। तो I2 और I4 तो 2/5 mr square हो जाएंगे, और I1 और I3 कितने कितने होंगे? तो ये 2/5 mr square प्लस, अब आपको ना डायगोनल का हाफ हाँ, अब आपको एक कैलकुलेशन करनी डायगोनल का होगी, हाफ डिस्टेंस। हाँ, कि अगर इसी के पैरेलल हम इसे स्फीयर 1 से जाते तो आपका 2/5 mr square होता है। तो उससे कितने डिस्टेंस पे है ये एक्सिस, ये क्या डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको। a/√2। a/√2 का स्क्वायर, ये I1 I3 है। उसके बाद चारों ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। यस सर। थोड़ी प्रैक्टिस एक बार करना जरूर, बता रहा हूँ, बड़ा मजेदार टॉपिक भी मजेदार है। इस पे भी लौट के आते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म का है। एक इसको देख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा पहले जो प्रायोरिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रायोरिटी पे ये है, इसका क्या आंसर होगा? एक ये एच बनाया है 3 रॉड को लेकर के, 3 रॉड को लेकर के अल्फाबेट एच बनाया जा रहा है। इस एच वाली अल्फाबेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रेड वाली एक्सिस के अबाउट, और इन सबकी लेंथ एल है, मतलब ये भी एल लेंथ है,
ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। पहला तो एक्सेस का 0 हो जाएगा सर 4/3 ml²। हाँ जी, अब ऐसा ना, बिल्कुल। अब आपको बेसिक रिजल्ट्स याद होने चाहिए। बेसिक रिजल्ट ये था कि अगर एक रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो तब तो ml²/12 होता है, और अगर एक रॉड से कोइंसाइड करता हुआ एक्सिस लेते हैं, ml²/3। नहीं, कोइंसाइड करता हुआ बच्चा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाता है। नहीं सर, मैं टोटल आंसर बता रहा था। शून्य, हाँ शून्य। तो यहाँ पर एक रॉड 1 हो गई, एक रॉड 2 हो गई और एक रॉड 3 हो गई। रॉड 1 का आंसर बताओ। 0। रॉड 3 का, रॉड 3 से अगर कोइंसाइड ml²। हाँ जी, रॉड 3 से कोइंसाइड करके ले जाओ, 0 हो जाएगा, और वहां से ट्रांसफर कर लो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, तो 0 + ml²। रॉड 2 के केस में, रॉड 2 के सेंटर से निकाल लेते हैं ml²/12, और वहां से इसको ट्रांसफर करके ले आओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में m × l/2 का स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर दो सबको, तो टोटल I जो आएगा वो I1 + I2 + I3। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका, बताएंगे कुछ? सर यह मास पूरी असेंबली का दिया हुआ है ना? हाँ, मास ऑफ असेंबली m है, यानी कि एक एक रॉड m/3 मास की है। सर 4/9 है। फिर ये प्रॉब्लम समझे कहाँ कहाँ फंसती है। ये बहुत खतरनाक चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अगर ये थोड़ा सा हटा ना, तो यानी कुल मिलाकर के आंसर जो आएगा वो बदल जाएगा। क्या आएगा आंसर अब? 4/9 ml²। हाँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव पेपर करवा लो ना, क्वेश्चन गलत हो जाए तो कहना, क्योंकि प्रॉब्लम एक तो थ्योरम में मिस्टेक हो सकती है जिनका कंसेप्ट वीक है, फोकस गया तो आप डेटा को सही से रीड नहीं कर पाओगे तो चले जाओगे, सब कुछ सही करने के बाद भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं, चलो हेमिस्फीयर का फटाफट बताओ, एक्सिस 1 और एक्सिस 2 के अबाउट हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इसमें तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा पहले एक्सिस 1 का निकालते। देखिए सुनिए, एक्सिस 1 का निकालने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक्सिस 1 का निकालने के लिए लॉजिक सुनना पहले, बाकी सभी लोग लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। एक्सिस 1 का कैसे निकालेंगे? एक्सिस 1 निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक और हाइपोथेटिकल स्फीयर इसमें ऐड कर देंगे, एक और हाइपोथेटिकल स्फीयर ऐड करो। तो मतलब जो गिवन हेमिस्फीयर है, ध्यान से सुनना, लॉजिक में कोशिश कर रहा हूं कि लिखूं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो आपके साथ। गिवन हेमिस्फीयर प्लस जो हाइपोथेटिकल हेमिस्फीयर लिया उसकी बात करते हैं। हाइपोथेटिकल हेमिस्फीयर, इन दोनों को मिला करके एक्सिस 1 के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं? दोनों को मिला 2/5 ml²। m तो हेमिस्फीयर का मास है ना यार, दोनों को मिला लोगे तो 2m मास नहीं हो गया? यस सर, यस सर। भैया ये 2 वाली गलतियां समझो, बार बार कह रहे हैं। m मास तो आधे पोर्शन का है, और आधा और m करोगे तो टोटल 2m मास का स्फीयर बन गया ना ये तो। अब क्या सही लिखा है? हाँ, क्या? अरे यार ठीक है, इंग्लिश ही सही। क्या गिवन हेमिस्फीयर, जो गिवन हेमिस्फीयर एंड हाइपोथेटिकल हेमिस्फीयर, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है एक्सिस 1 के रिस्पेक्ट में? यस सर है। सिमेट्रिक है या नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से लिखूं, बताओ। सिमेट्रिक है। कैसे मालूम चल रहा है तुमको सिमेट्रिक है? कैसे मालूम चल रहा है? ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर दोनों को दोनों देखा जाए तो एक्सिस 1 से तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं वो। तो सिमेट्री के आर्गुमेंट से
सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच हेमीस्फीयर का निकालने के लिए क्या आंसर लगाओगे? मतलब जब कोई बॉडी सिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। हाँ, तो हाफ हो जाएगा टोटल का। हाफ तो हाफ ऑफ आई कंप्लीट। लॉजिक ऑफ सिमेट्री लगाइए कि अगर पूरे बॉडी का आंसर पता है तो सिमेट्रिकली डिवाइड करने पर उतनी ही सिमेट्री, उसी सिमेट्री के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। तो इट इज हाफ ऑफ कंप्लीट एंड कंप्लीट वाज 2/5 into 2m into r square। यानी फाइनली ये आंसर आ जाएगा 2/5 mr²। हाँ, शिवांश एक मिनट रुक जाओ, बचा रहे। अब इस लॉजिक को समझिएगा कि जब कोई बॉडी सिमेट्रिकली डिवाइड की जाती है, एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, सिमेट्रिकल डिवीजन का एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, सिमेट्रिकल डिवीजन का एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज बर्थडे केक है, ठीक है जी, आप सर्कुलर केक मानते हैं, एक बर्थडे केक मान लीजिए, सर्कुलर केक। अब इसको आप सिमेट्रिकली कई पीसेस में डिवाइड कर सकते हो अगर आप ऑनेस्ट हो तो, ठीक है। अगर खुद ही खाना है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो और आप चाहते हो कि जितने गेस्ट हैं उनको बिल्कुल सबको बराबर बराबर पीसेस मिले, तो आप ये कर सकते हो कि नाइफ लेकर के आप इस बर्थडे केक को कई सारे पीसेस में डिवाइड कर सकते हो। उसमें से एक पीस आपने केक का कट कर लिया, ठीक है, और ये जो मतलब एक सेगमेंट उसमें से निकाला आपने, ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट ऑफ मास स्मॉल एम है, सेगमेंट का मास स्मॉल एम है, ठीक है। मतलब समझ गए एग्जांपल क्या करने जा रहा हूं? आप एक बर्थडे केक को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हो, मतलब आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, एंड सो ऑन। वैसे और पीसेस लेंगे पूरा सर्कल बना। हाँ, मतलब अब इसमें से एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया आपसे कि जो बर्थडे केक का एक पीस निकल कर आया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा? टोटल अपॉन नंबर ऑफ पीसेस। भैया एक मिनट सुनो तो, जो टुकड़ा तुम्हारे हिस्से में बर्थडे का, अच्छा एक बार बताओ, बर्थडे केक का टोटल मास m है, तो क्या पूरा मास खा जाओगे? किसी एक आदमी को क्या पूरा मास मिलेगा? नो सर। नो सर। तो उसको मास तो m मिला ना, सेगमेंट तो छोटे मास का होगा। अब ठीक है, अगर मान लो ऐसे n पीसेस किया आपने, n पार्ट्स में आपने केक को डिवाइड कर दिया और सारे पार्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, लेकिन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सब एक साइज के पोर्शन निकालो, तो ऑब्वियसली जो स्मॉल m होगा वो कैपिटल M कैपिटल M by N। डिवाइडेड बाय n। सिंपल सा लॉजिक, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I सेगमेंट कर दे रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या ये नहीं कह सकते कि n टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सेगमेंट, n टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सेगमेंट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट? यस सर। कह सकते हैं ना। अब कंप्लीट ऑब्जेक्ट तो एक डिस्क है, और मान लेते हैं कि जो एक्सिस है वो डिस्क के परपेंडिकुलर जा रही है, ये भी मान लेते हैं कि जो एक्सिस है वो डिस्क के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस की बात हो रही है। सर केक तो वैसे सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंडर का भी mr²/2 होता है, अभी पीछे प्रूफ किया था। यस सर। अब वो तो डिपेंड करता है भैया कि केक के ऊपर जो लेयर है उसकी बात कर रहे हो कि पूरे केक की बात कर रहे हो? ऊपर जो चॉकलेट लेयर आती है खाली उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है सर। केक का एग्जांपल इसलिए दिया था तुमको कि सबके वो समझ में भी आ रहा होगा और कुछ लोग का खाने का मन भी करेगा, ठीक है ना। वो भी चॉकलेट केक हो Yes, जाए sir. तो फिर हाँ देखो, ये सबसे पहले तुम भूखे इंसान हैं। तो भाई कंप्लीट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप कैपिटल M r²/2 लिख दो और n इंटू आई सेगमेंट। तो आई सेगमेंट क्या बनेगा फिर? एक सेगमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बना? mr² upon 2n।
लेकिन जो कैपिटल M by N है उसको छोटा m लिख लो। तो क्या ये m ऑफ सेगमेंट लिख सकते हैं कि मास ऑफ सेगमेंट इंटू r स्क्वायर बाई 2? बोलो। यस सर। तो क्या एक स्टेटमेंट ये बोलूं आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन होगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट का और सिमेट्रिकल डिवाइड करने पे जो पीसेस निकल करके आएंगे उनका एक्सप्रेशन सिमिलर होगा उनका? भाई कंप्लीट वाले का भी एक्सप्रेशन और मतलब कि कंप्लीट वाले का भी mr स्क्वायर बाय 2 लिख रहे हो और सेगमेंट का भी आप mr स्क्वायर बाय 2 लिख रहे हो, तो सर दोनों मास में बस डिफरेंस होगा। तो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन एक होगा, है ना। अब सेम एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? दो लोग स्माइल करें तो स्माइल करने का एक्सप्रेशन तो एक ही होगा ना यार। अब किसी की स्माइल छोटी किसी की बड़ी, वो तो साइज पे डिपेंड करता है। लिप्स कैसे, एक्सप्रेशन का मतलब होता है देखने में एक जैसा होगा। तो अगर कैपिटल M r स्क्वायर बाय 2 पूरे डिस्क का है तो उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने पर जो सेगमेंट्स आएंगे उनके भी फॉर्मूला वैसा ही होगा mr स्क्वायर बाय 2, बट उसमें मास रिप्लेस हो चुका होगा। अब उस सेगमेंट का मास उसमें डाल देंगे। आई बात समझ में? यस सर। कि और ये केक एग्जांपल इस बात से लिया था बिकॉज आप समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली डिवाइड कैसे किया जाता है। अब इसी में छोटा बड़ा पीस कर दोगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं हुए। तो इफ ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू similar number of pieces, similar pieces, then for every single piece the expression of moment of inertia, हाँ जी आयुष सबके लिए होगा, expression of moment of inertia of the complete object and symmetrically divided pieces will be same. Expression will be same, but yes, in the complete object we will consider the complete mass, and for the segment we will use the same expression of moment of inertia, but now mass of that segment will be considered in the formula. मेरा मैसेज क्लियर हुआ अभी? यस सर। यस सर। हाँ। तो अब ये हेमिस्फीयर में मैंने यही लगाया था, मैंने आपको तो प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन आगे से हेमिस्फीयर को प्रूफ नहीं करना चाहिए मुझे। एक हेमिस्फीयर सिमेट्रिकल था ना, एक स्फीयर को दो टुकड़े में डिवाइड कर दो तो आधे का भी वही फॉर्मूला बनेगा जो पूरे का है। पूरे का 2/5 mr स्क्वायर, आधे का भी 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन इसमें जो m अपीयर हो रहा है वो फर्क है। जब पूरे स्फीयर का लिखेंगे तो 2/5 mr स्क्वायर में जो m होगा वो पूरे स्फीयर का मास लेंगे। आधे स्फीयर का जब लिख रहे हैं तब भी 2/5 mr स्क्वायर है, लेकिन इसमें m उस आधे स्फीयर का मास है। एक्सप्रेशन सेम बोल रहा हूँ, फॉर्मूला मतलब रिजल्ट सेम नहीं कह रहा मैं आपसे। डन? यस सर। ठीक है ना। चलिए, तो एक्सिस 1 सिमेट्री से सॉल्व हो गया। अब एक्सिस 2 पैरेलल एक्सिस 2 का 13/20 mr स्क्वायर है। हाँ जी, हाँ जी। आप एक्सिस 1 और एक्सिस 2 को लेकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। सर 3D ऑब्जेक्ट क्यों? 3D ऑब्जेक्ट नहीं है सर, सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट करना पड़ेगा 3r/8 से। सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का कहीं और हो जाता है। सर 3r/8 लाइंस में एक्सिस, वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस हाँ, आई नहीं थी। अब ये मैंने पहले भी कहा था कि सेंटर ऑफ मास तो 3r/8 पे होता है बच्चा। सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो 3r/8। तो एक्सिस 1 और एक्सिस 2 हाँ जी पैरेलल तो है, लेकिन इनमें से कोई सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, तो थ्योरम कैसे लगा दोगे? अगर एक को I1 कह रहे हो और एक को I2 कह रहे हो और बिना कुछ सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना लॉजिक लगाए अगर आप जल्दीबाजी में ये कह देते हो कि I2 बराबर I1 प्लस m इंटू आर स्क्वायर, तो ब्लंडर है ये। आप कंसेप्चुअल एरर कर रहे हो। आपको यही नहीं पता कि थ्योरम लगाते समय दोनों एक्सिस के पैरेलल होने के साथ साथ एक और कंडीशन दी गई है। हरी सर, तो ये नहीं कर सकते इसमें आप, तो फिर क्या करें? अगर ये नहीं कर सकते इसका मतलब क्या थ्योरम लगा नहीं सकते? लगा सकते हैं। कैसे? आप एक हाइपोथेटिकल एक्सिस लेके जाओ सेंटर ऑफ मास के थ्रू, आप एक और पैरेलल लाइन बनाओ सेंटर ऑफ मास पर, जिसको आई सेंटर ऑफ मास कहूं। तो हम दो बार थ्योरम बनाएंगे। एक बार लिखेंगे I1 इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस
m और यहाँ डिस्टेंस है 3r/8 का स्क्वायर। और एक बार फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे I2 के लिए और फिर लिखेंगे इसको I सेंटर ऑफ मास प्लस m और ये डिस्टेंस 5r/8 होगी। 3r/8 लेस कर देंगे r में से और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो और इससे निकाल के देखो कि I2 कितना होगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सब सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आंसर 13/20 mr²। मतलब जल्दीबाजी में देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए बच्चा, फिर बोल रहा हूँ घर बैठे हो, अभी अपने घर बैठे हो, कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं कौन कौन से पोज में बैठे हो सब। अभी जिस कंफर्ट में आप कर रहे हो तब इतनी गलतियां हो रही हैं। एग्जाम प्रेशर में गारंटीड होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बहुत बार गलतियां होती हैं। दो लाइनें पैरेलल देखी नहीं कि उछल गए, स्प्रिंग की तरीके से उछल गए, मजा आ गई, थ्योरम लग जाएगी। ये ध्यान देना भूल गए कि यार उसमें सेंटर ऑफ मास तो कोई है ही नहीं। इसीलिए एग्जाम्पल मैं कराना चाह रहा था कि काफी हद तक तुम्हें मतलब क्लैरिटी दे दूं कि क्या क्या करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के टाइम थोड़ा अलर्ट रहिएगा। दूसरा, अभी जो एक पॉइंट डिस्कस होके आया है वो ये कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली कई सारे पीसेस में डिवाइड करिए, मतलब उसके जितने भी पीसेस आपने बनाए हैं वो सब आइडेंटिकल पीसेस हैं, तो हर एक छोटे पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वैसा ही होगा जैसा कि पूरे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कह दूं मेरे पास एक हाफ रिंग है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका? मान लो कह जाए कि हाफ रिंग है, उसका मास m और रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मान लो इस एक्सिस के अबाउट, जो इसकी डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट। ओ सॉरी हो जाएगा, एक सेकंड बच्चा सुनो, इसमें जल्दी देखो, क्या ये हाफ रिंग आपको ऐसा नहीं? एक्सिस गलती से परपेंडिकुलर ले ली थी। हाँ, तो ये एक्सिस डायमीटर है, इसकी एक्सिस डायमीटर है। तो पहले एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये आधी रिंग किसी कंप्लीट रिंग को दो आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड करके निकाला गया है? यस सर। तो फॉर्मूला वही लगाओ ना जो कंप्लीट रिंग का है। कंप्लीट रिंग के डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है याद करिए। अगर एक कंप्लीट रिंग होती तो उसके डायमीटर का आंसर बताएं। mr²/4 रिंग डिस्क नहीं है सर, mr²/2 mr²/2। तो आधे का भी वही फॉर्मूला होगा, इसका भी mr²/2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो m है वो ऑफ हाफ रिंग यूज कर रहे हैं। हाफ रिंग होगा। और कंप्लीट वाले का भी फॉर्मूला वही है, लेकिन m कंप्लीट का है। एक्सप्रेशन सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। मतलब कि फॉर्मूला mr²/2 दोनों के लिए लगाएंगे। ठीक है जी, बोलो बच्चा, सिमेट्री समझ में आ रही है? सिमेट्री कैसे देखी जाती है, मतलब क्या क्या लॉजिक है? ये मैसेज क्लियर हो रहा है कि नहीं? बर्थडे केक का एग्जांपल लो, आधी रिंग का एग्जांपल ले लो, हेमिस्फीयर का एग्जांपल ले लो, ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बोले? यस सर। यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें, और कुछ एक वो रह गया है मेरे पास, इसमें ऑब्जेक्ट कट किया गया है, मतलब एक कैविटी वाले ऑब्जेक्ट्स विद कैविटी, और ये वो बाकी सब लगभग मैंने कंप्लीट कर तो दिया है। और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अगली बार इनको क्लास के डिस्कस करेंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड बच्चे, हाँ